हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का कहने का मतलब है कि एक गिवन वेक्टर को हम दो वेक्टर्स का कंपोनेंट मतलब उसको दो वेक्टर्स के डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट निकालेंगे और उन डायरेक्शन को वो जो दो दो वेक्टर्स हैं, जो दो वेक्टर बनेंगे उसके, वो दो वेक्टर्स उसके कंपोनेंट वेक्टर्स कहेंगे। ठीक है, तो सपोज ए बी टू वेक्टर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, then alpha a1 plus beta b1 alpha a bar plus beta b वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं ना, ए वेक्टर को ए और बी के डायरेक्शन में कि कितना कंपोनेंट ए का है कितना कंपोनेंट बी का है वो जाके ए बन जाएगा। सिमिलरली देखो इसको, ये अगर ये ए वेक्टर है तो सपोज अल्फा सम वैल्यू जिससे अगर ए वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इतना लेंथ का हो जाता है। सिमिलरली ये बी वेक्टर है, बीटा से मल्टीप्लाई करने के बाद तो इतना हो जाता है। अब हमें अल्फा ए वेक्टर मिल गया, बीटा बी वेक्टर मिल गया। सपोज ए वेक्टर इज अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर, तो उनको ट्रायंगल लॉ से, ट्रायंगल मेथड से हमने ऐड करवा दिया। तो इसको एज इट इज कॉपी कर दिया, इसको इसके टेल को इसके हेड से ज्वाइन कर दिया और अब हमको ए वेक्टर मिल गया। तो अब क्या है, ए वेक्टर इज सेड टू बी, here we say a vector is resolved into two component vectors alpha a1 and beta b, alpha a vector and beta b vector। so ये इन दोनों में कंपोनेंट में आ गया। all three a vector b vector and कैपिटल A वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, तीनों दे लाई इन द सेम प्लेन, मतलब तीनों एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि इस केस में ये व्हाइट बोर्ड वाला प्लेन है। ठीक है, तो अभी ये कंपोनेंट्स बहुत, अगर हम दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स लेंगे, ऑर्थोगोनल कहने का मतलब है दो 90 डिग्री वाले, जब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा तब एक बहुत यूजफुल थिंग जो हम नोटिस करेंगे वो कि इसका कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं होगा, वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाएगा और बाद में तुम्हें समझ में आएगा कि वो बहुत जगह अप्लाई हो सकता है। सो विल सून मीट ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू। सो अब हम कंटिन्यू करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में ही। एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब जब हम रेक्टेंगुलर एक्सिस, मतलब रेक्टेंगुलर तो नहीं बोलेंगे, दो परपेंडिकुलर या दो से ज्यादा परपेंडिकुलर एक्सिस के बीच में हम एक वेक्टर को चूज करेंगे जिसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में कुछ मैग्नीट्यूड के साथ प्रेजेंट रहे। तो जैसे कि अब यूनिट वेक्टर एक कॉन्सेप्ट है इसमें। यूनिट वेक्टर मतलब हर एक्सेस के अलोंग वन मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वन मैग्नीट्यूड वाले, यूनिट मैग्नीट्यूड वाले जितने भी उस डायरेक्शन में क्या कहते हैं वेक्टर्स हैं, उनको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एंड पॉइंटिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम इसको x ले लेंगे, इसको y ले लेंगे, तो ये रेक्टेंगुलर हो जाएगा अगर ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये 90 डिग्री, तो दो इंडिविजुअल कंपोनेंट वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री हो जाता है, वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए वन ऑफ द चॉइसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो एक यूनिट वेक्टर के कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस आर कॉल्ड i कैप, j कैप, k कैप। i कैप का मॉडुलस, j कैप का मॉडुलस और k कैप का मॉडुलस, तीनों का वैल्यू 1 होता है। i की कैप मतलब कैप लगा दिया, इसका मतलब वो वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, वो डिफरेंशिएट करने के लिए फ्रॉम अदर वेक्टर्स। ठीक है, तो ये i कैप, j कैप, k कैप आ गया। अब जैसे कि हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स बना दिए, ठीक है, अब हमें एक वेक्टर मिला, उस वेक्टर का जो टेल है वो हमने इस ओरिजिन में लाई कर दिया। अब हम पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन देखेंगे, तो अगर दोनों को हम 90 डिग्री और इसमें 90 डिग्री पे सबटेंड करेंगे, मतलब क्या कहेंगे, लाइन खींचेंगे इस पॉइंट से, तो तुम कह सकते हो कि ये वेक्टर और ये वेक्टर का सम होता है ये वेक्टर, जस्ट बिकॉज कि हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर दिए हैं उनको, तो ये जो वेक्टर है ए वेक्टर जो है वो ए वेक्टर और ये बी वेक्टर होगा। तो ये हमारा ए वेक्टर हो गया, ये हमारा बी वेक्टर हो गया। अब ए वेक्टर को हम इस वे में लिख सकते हैं कि वो यूनिट वेक्टर का कुछ मल्टीपल है, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। छोटा मतलब यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। लेट द मल्टीपल बी अल्फा, द स्केलर वैल्यू। ठीक है, तो अल्फा आई कैप हुआ ये, बीटा जे कैप हुआ ये, तो हम लिख सकते हैं ए कैप, ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा आई कैप
प्लस बीटा जे कैप, वो तो ये क्या हुआ, ए वेक्टर को हमने आई कैप और जे कैप में रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कैप के मतलब कैप के मल्टीपल्स में लिखते हैं, मतलब यूनिट वेक्टर्स के मल्टीपल में लिखते हैं। विल मीट इन द नेक्स्ट टॉपिक। तो अब वही रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही कंटिन्यू करते हैं। तो एक यूनिट वेक्टर नॉट नेसेसरीली एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलग हो सकता है। अगर इस सपोज ये वेक्टर है, इस वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड है, तो अगर उसका मैग्नेट इसी लाइन में वन मैग्नीट्यूड वाला जो वेक्टर बनेगा वो एक बनेगा यूनिट वेक्टर अलोंग दिस लाइन, दिस वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन। तो सपोज उसका नाम है एन कैप और उसका नाम है एन कैप सपोज, तो मल्टीप्लाइंग यूनिट वेक्टर एन कैप बाई अ स्केलर, तो एक स्केलर वैल्यू मिल जाएगा जो कि इसका मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो से तो लैम्डा वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन वेक्टर, तो ये वो एक लैम्डा वेक्टर बन जाएगा, लैम्डा इंटू एन वेक्टर, तो लैम्डा जितना साइज का एक वेक्टर बन जाएगा। सिमिलरली इस केस में हम बोल सकते हैं वो कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू एन कैप। तो जस्ट इस केस में मैं पहले वो बता देना चाह रहा था, वो पिछला टॉपिक का थोड़ा रह गया था, ठीक है। तो नाउ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। दो जो कंपोनेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो हमें दो कंपोनेंट मिलते हैं इसी को ऐड करने के लिए, मतलब जिसका रिजल्टेंट वेक्टर ये बड़ा वाला वेक्टर है, दैट इज ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। तो उसको ए एक्स आई कैप बोलते हैं, इसको आई कैप लगा देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे जे कैप लगा देता हूँ, ठीक है। तो ए एक्स कॉस थीटा आई कैप, तो ए एक्स ये इसकी जो लेंथ की वैल्यू है वो ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा होता है और ए कॉस थीटा का नाम हमने लिया ए एक्स, और वैसे ही ये वाला लेंथ होता है ए वाई, उसकी वैल्यू हमने ली ए साइन थीटा, ठीक है। वो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री है क्योंकि वो इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। सो हमने लिखा ए एक्स को हम बोलते हैं एक्स कॉम्पोनेंट, ए वाई को बोलते हैं वाई कॉम्पोनेंट, मतलब वाई के डायरेक्शन में जो इसका कॉम्पोनेंट है तो वाई कॉम्पोनेंट, जिसकी वैल्यू है एक्स कॉम्पोनेंट की वैल्यू है ए कॉस थीटा एंड वाई कॉम्पोनेंट की वैल्यू है ए साइन थीटा। तो हम इस अगर इस ग्राफ को देखेंगे तो हम ए वेक्टर को जानने के लिए दो तरीके ढूंढ सकते हैं। एक, अगर हमें इसकी लेंथ पता हो, लेंथ कुछ भी हो, और थीटा पता हो एक्स एक्सिस से, तो हम ये वाला वेक्टर बना लेंगे। तो नोइंग द मैग्नीट्यूड एंड द एंगल, मैग्नीट्यूड और एंगल पता चल गया तो हमें ए वेक्टर पता चल जाएगा। और दूसरा तरीका है कि अगर हमें ए एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट पता है ए का, तो हम दोनों उनका वेक्टर एडिशन करके ए वेक्टर हम डिराइव कर सकते हैं। सो दैट्स आल्सो इज वन ऑफ द वे। तो ये दो मेथड मैंने लिख दिया यहाँ पे कि नोइंग द मैग्नीट्यूड एंगल थीटा विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और दूसरा तरीका है ए वाई, ए एक्स और ए वाई का सम, ठीक है। तो ये हुआ रेजोल्यूशन, मतलब इस वेक्टर को हम इन दोनों वेक्टर्स में रिजॉल्व कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। इन दिस केस वी आर रिजॉल्विंग इनटू अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो मैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड जानना है, तो अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड जानना है तो मैग्नीट्यूड जानने के लिए हमको क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, सॉरी ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला, ठीक है। तो उसको फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमको ए एक्स कॉम्पोनेंट और ए वाई कॉम्पोनेंट से पता चल जाएगा कि ए का मैग्नीट्यूड क्या है। दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ स्क्वायर प्लस दिस लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस लेंथ। तो हमने वही किया है, ए एक्स कॉम्पोनेंट और ए वाई कॉम्पोनेंट जो है उन दोनों का स्क्वायर किया पहले और उनको सम कर दिया। तो उसमें ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो हमें ए स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा आया, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इक्वल टू ए हमको पता चल गया है, वो ए स्क्वायर मिल गया। तो ए की वैल्यू क्या आई, ए एक्स स्क्वायर और प्लस ए वाई स्क्वायर का अंडर रूट, तो वो हमें पता चल गया। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड है, ठीक है, जो कि हमें यहाँ से पता, इससे ये पता चल गया, ठीक है। और जो टेन थीटा है, दूसरा थीटा है, थीटा कैसे पता करेंगे, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, ये थीटा है, तो टेन थीटा होता है ये परपेंडिकुलर बाई बेस, तो वही टेन थीटा इक्वल टू ए वाई, ये ए वाई है और ये ए एक्स है। तो ए वाई बाई ए एक्स किया तो थीटा क्या हुआ, टेन थीटा हुआ ए वाई बाई ए एक्स, तो थीटा क्या हो गया, टेन इनवर्स ऑफ ए वाई बाई ए एक्स। तो ये हमारा एंगल मिल गया। तो हम इस मेथड से इस मेथड को शिफ्ट कर सकते हैं, अगर ये हमें पता है तो हम ये कर सकते हैं, और ये पता है तो हम कंपोनेंट्स भी निकाल सकते हैं। सो वो इंटरचेंज कर सकते हैं। तो वो हुआ, हाँ। तो इसी के साथ हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। हम इसके बाद जाएंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम विद
इन केस ऑफ जस्ट समझने के लिए कि 3D में कैसा नजर आता है। ठीक है, थैंक यू।